नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए जो री एग्जाम हो रहा है, उसके लिए हिंदी टॉपिक जो है मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा था। उसी टॉपिक के साथ आज का हमारा तीसरा लेसन है और ये तीसरा लेसन जो है हम आज पढ़ने वाले हैं वर्ड और वर्डमाला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए हम हिंदी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू किया हूँ, जिसमें हम हर टॉपिक को आपको जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करने की कोशिश किया जाएगा। उसी टॉपिक के साथ आज का हमारा तीसरा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो की खास बात ये है, इस पीडीएफ की भी अगर हम बात करें तो इसमें पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी वाला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड उसको हम करा लेते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस पीडीएफ में आपको दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला हमारा पॉइंट जो है कि थ्योरी वाला पार्ट है कि जैसे व्यंजन वर्णों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक होता है स्पर्श, एक होता है अंत्यस्थय और एक होता है ऊष्म व्यंजन। तो 3 पार्ट में बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि स्पर्श व्यंजन जो है 5 वर्गों में बांटा हुआ है और 5 वर्गों में बटे हुए के साथ साथ जो है इसकी संख्या 25 हो जाती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, जिनके जो है अलग अलग माध्यम से जो है उच्चारण किया जाता है, जैसे कंठ, तालु, मुर्गा, दंत, जो कि हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। अंत्यस्थ व्यंजन की बात करें तो य, र, ल, व ये होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कुछ तालु, दांत और से उच्चारण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कुछ कंठ से भी उच्चारण होते हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो डायरेक्टली हम चलते हैं मेन पॉइंट पर, जहां से इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, कंठ वर्ण का जो है उच्चारण, कंठ वर्ण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे कि अ आ जाएगा, आ जाएगा, क वर्ग आ जाएगा। क वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी आ जाएंगे। उसके बाद विसर्ग और ह, इन सभी का उच्चारण जो है हम कंठ से करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तालु से अगर हम बात करें तो ई हो जाएगा, छोटी ई, बड़ी ई। च वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण आएंगे वो सभी य और बड़ा स, ये जो है तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मूर्धन्य वर्ण से उच्चारण होने वाले जैसे री है। ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे वो सभी जो है मूर्धन्य वर्ण से उच्चारण होंगे। र और मूर्धन्या स, तो ये सभी मूर्धन्य वर्ण से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं। अब आगे चलते हम दंत वर्ण से उच्चारण होने वाले वर्ण को देखते हैं, जैसे कि त वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे सभी वर्ण। स और ल जो है ये दंत वर्ण से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओट्स वर्ण से हम चलते हैं, तो छोटाऊ, बड़ाऊ और प वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे सभी जो है ओट से उच्चारण होंगे। आगे चलते हैं, कंठ और तालु से अगर हम बात करें तो ए जो है कंठ तालु से उच्चारण होने वाला वर्ण है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे जो है कंठ ओष्ठ, यानी कि ओ और औ जो है कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण है। उसके बाद आगे चलते हैं, दंतष्ट वर्ण की अगर हम बात करें तो व और फ जो है दंत और ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण है। उसके बाद आगे चलते हैं, नासिका वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो कि जितने भी वर्ग दिए गए हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, जितने भी पंचम वर्ण आते हैं वो सभी जो है नासिका वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो उनको हम नाक से उच्चारण करते हैं। उसके बाद अली जीवा वर्ण के अंतर्गत जो है क, जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, ये जो है अली जीवा वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इतने चीजें जो है आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट अघोष वर्ण। अघोष वर्ण की बात करें तो यहाँ पर आपको वो समझना नहीं है। अघोष वर्ण के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें पहला वर्ण और दूसरा जो व्यंजन वर्ण होता है वो सभी जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद
स्पर्श संघर्ष मतलब कि ऊष्म वर्ण जो होते हैं उसमें से 3 वर्ण, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, ये जो 3 वर्ण जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो क ख यानी कि पहला और दूसरा वर्ण जो कि सभी वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण आ जाएंगे इसके अंतर्गत, और ऊष्म वर्ण के अंतर्गत जो है 3 वर्ण जो इसमें आते हैं जो कि अघोष ध्वनि के अंतर्गत रखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। घोष वर्ण की अगर हम बात करें तो घोष वर्ण में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें अंतिम तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सभी जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसकी संख्या 31 होती है, इसकी जो है 13 होती है। आगे चलते हैं। अब हम अल्प प्राण के अंतर्गत देख लेते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत। अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय और पंचम, यानी लगातार तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, वो सभी जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और महाप्राण के अंतर्गत जो है दूसरा, चौथा वर्ण जो है आ जाता है। और इसमें ध्यान रखिएगा उसमें व्यंजन भी आएगा। तो इसमें अंत्यस्थ व्यंजन आता है और उसमें जो है उसमें व्यंजन आपको देखने को मिलता है महाप्राण में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें है पहला प्रश्न कि कच्छ, त्र, य, ज्ञ वर्ण जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे। तो ये सीधा सीधा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं तीनों, ध्यान रखिएगा। इनको व्यंजन में काउंट नहीं होता, ये संयुक्त व्यंजन में इनको काउंट किया जाता है। 2 वर्णों के संयोग से जो है इनका निर्माण होता है, ऐसा समझिएगा। ये वाला विकल्प हमारा पहला का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा पर, निम्नलिखित में से अयोग वाहक किसे कहा जाता है। तो विसर्ग को जो है अयोग वाहक के अंतर्गत रखा जाता है। पहला का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है कि फ, ब किस प्रकार के वर्ण के अंतर्गत आते हैं, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर तीसरा का। तो ये जो है दंत्य उष्ट के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरा का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, वो आपको प्रश्न नंबर चौथा में बताना है। तो ध्वनि जो है भाषा की जो है लघुत्तम इकाई होती है। बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथा का। तो ध्वनि जो है किसकी लघुत्तम इकाई है, तो वो भाषा की इकाई है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं। लघुत्तम वाग ध्वनि, वाग मतलब जो बोली जाती है, उसकी लघुत्तम ध्वनि को आप क्या कहते हैं, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5वां का। तो उसको हम वर्ण कहा जाता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा 5वां का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां पर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6वां का, कि वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है। तो अगर वर्णमाला में मात्रा का अर्थ की अगर हम बात करें तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है ना, वही जो है उसका मात्रा कहलाता है। ऐसे में हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां पर। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो आपको प्रश्न नंबर 7 में बताना है। तो उसको हम स्वर कहा जाता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8। यह कह रहा है कि व्यंजन की परिभाषा है, इसमें से कौन सा जो है व्यंजन की परिभाषा है, वो आपको प्रश्न नंबर 8 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें डायरेक्टली तो वो हमारा बी वाला ऑप्शन, स्वर की सहायता से जो बोली जाते हैं या जो उच्चारित होते हैं वर्ण, वही व्यंजन कहलाते हैं। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9 है कि इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है, वो आपको प्रश्न नंबर 9 में बताना है। तो ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सब जो है प वर्ग, ये सभी जो है स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। तो वर्ग पूछ रहा है तो ये सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि क कौन सा व्यंजन है, वो आपको बताना है, या किससे उच्चारित होता है क, वो भी आप ऐसे समझ सकते हैं किससे उच्चारित होता है क वर्ण। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है कंठ से उच्चारित होता है। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11।
प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो क वर्ग के सभी वर्ण जो है कंठ वर्ण कहलाएंगे। बी वाला ऑप्शन जो है हमारा 11 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है। ओठ से नहीं है, यानी ओठ से उच्चारण होने वाला वर्ण इसमें नहीं है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए ऑप्शन की बात करें प्रश्न नंबर 12 का, तो वो हमारा ऑप्शन जो है डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इया जो है प वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ओष्ठ से उच्चारण ही नहीं होगा, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सभी ओष्ठ से ही उच्चारण होने वाले वर्ण हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है? मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से इसमें से वो आपको चाटना है प्रश्न नंबर 13 का। ऑप्शन की बात करें तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का सी, ट वर्ग जो है मूर्धन्य वर्ण से उच्चारण होगा। बाकी तीनों वर्ण जो है मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। तालु से उच्चारण होंगे बाकी सभी वर्ण। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14, व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है, वो आपको बताना है इसमें से महाप्राण। और मैंने आपको अभी थ्योरी में कराया कि अल्प प्राण एक होता है, एक महाप्राण होता है, तो महाप्राण के लिए दूसरा चौथा वाला रूल लगता है, ध्यान रखिएगा, दूसरा और चौथा वाला। अब दूसरा वर्ण इसमें से कौन सा, तो हमारा ख वर्ण दिख रहा है, बी वाला विकल्प जो है 14 का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 करा कि संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 15 में। ऑप्शन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन अभी हमने पढ़ ली थ्योरी में, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा तरह ज्ञान जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पेशली व्यंजनों की संख्या 33 ही होती है, बाकी 3 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इनको मिलाकर 36 इनकी संख्या जो है हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा वर्ण नासिक है, यानी नाक से उच्चारण होने वाले वर्ण इसमें से कौन सा है। ऑप्शन की अगर हम बात करें प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इया वर्ण जो है पंचम वर्ण भी है, तो नासिक से ही उच्चारण होगा, तो ऐसे में हमारा ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 का रहा है कि च छ ज झ इया में ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। ध्वनियाँ क्या कहलाती, मतलब ये ध्वनियाँ जो है कि किससे उच्चारण होती हैं, वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि किससे उच्चारण होती है, वो आपको प्रश्न नंबर 17 में बताना है। तो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आएंगे, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, वो आपको इसमें से छांट कर बताना है। अभी हमने महाप्राण की बात कर चुके हैं पीछे वाले प्रश्न में, इस बार अल्प प्राण की बात किया है। और अल्प प्राण का नियम होता है कि पहला, तीसरा और पांचवा, छाटिए इसमें से पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में हमारा कौन सा ऑप्शन, तो पहला ही ऑप्शन क पहला है और ग जो है तीसरा वर्ण, तो यही जो है अल्प प्राण हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन 18 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं, निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, वो आपको बताना है, यानी तालु से उच्चारण होने वाली ध्वनि इसमें से कौन सी है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी वाला विकल्प अभी सही हो जाएगा। चाकू छ, छाता छ, जहाज ज, झरना छ, ये जो है तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण है, तो ध्यान रखिएगा सी वाला ऑप्शन प्रश्न नंबर 19 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर, यह कह रहा है कि वर्णमाला में कुल कितने व्यंजनों की संख्या होती है, वो आपको प्रश्न नंबर 20 में बताना है। तो 33 होते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं, वो आपको बताना है। घोष वर्ण थ्योरी में अभी हमने इसका चर्चा किया था, और मैं आपको बताया भी था कि यहाँ से अल्प प्राण, महाप्राण और घोष और अघोष, ये दोनों से प्रश्न बनते हैं, काफी डाउट रहता है, और इसी में फंसकर प्रश्न जो है काफी गलत भी होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, वर्णमाला से रिलेटेड। तो अब इस प्रश्न में पूछ रहा है प्रश्न नंबर 21 में कि घोष वर्ण कौन से हैं, वो आपको प्रश्न नंबर 21 में बताना है। घोष वर्ण डायरेक्टली अगर उत्तर की बात करें तो घोष वर्ण के अंतर्गत जो है डी वाला ऑप्शन हमारा ह जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अब देखिए, एक होता है अघोष। अघोष के लिए जो है रूल होता है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा ध्यान रखिएगा, और उसके बाद जो है इसमें आ जाता है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन ध्यान रखिएगा, और ह वर्ण जो है इसमें नहीं आता है, इस बात को ही ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा डी वाला विकल्प 21 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 का रहा है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, वो आपको बताना है।
हिंदी वर्णमाला में, और मूल स्वर भी पूछ रहा है तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 में मूल स्वर की संख्या जो है 4 ही होती है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प हमारा 22 का सही हो जाएगा। मूल स्वर 4 ही होते हैं, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि स्मॉल स्वर कहते हैं आप उसको, छोटी स्वर भी कहते हैं आप उसको, तो वो मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। 22 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक होता है मूल स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ऐसे आप समझ सकते हैं कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत 7 संख्या आती है, मूल स्वर के अंतर्गत जो है 4 संख्या आती है। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से है इसमें से, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ख और घ जो है ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। दूसरा और चौथा वाला नियम ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24, वर्णमाला कहते हैं किसे, वो आपको बताना है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। किस ऑप्शन में दिख रहा है? प्रश्न नंबर 24 का, तो डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, वो आपको प्रश्न नंबर 25 में बताना है। तो ए और ऐ वर्ण जो होते हैं ये कंठ और तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण है, तो ऐसे में डी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा 25 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 से, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और ह में से कौन व्यंजन जो है कहलाते हैं? व्यंजन कौन कहलाएंगे वो आपको बताएंगे ये तीनों वर्ण। तो ये जो है किसके अंतर्गत आएंगे? प्रकंपी के अंतर्गत, या संघर्षी के अंतर्गत, या स्पर्शी के अंतर्गत, या स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत? किसके अंतर्गत आएंगे? प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन की बात करें तो ये संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में बना हुआ है, तो सी वाला विकल्प 26 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 से, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। मूलतः जो है वर्णों की संख्या पूछ रहा है, पॉइंट भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 27 का कितनी होती है, तो प्रश्न नंबर 27 की अगर उत्तर की बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें जाएंगे तो 50 के साथ जाएंगे। हालांकि ये 52 इसकी संख्या होती है, लेकिन ऑप्शन में 50 दिया है तो हम ए वाले के विकल्प के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 27 का ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28, अघोष वर्ण है इसमें से कौन, वो आपको प्रश्न नंबर 28 में बताना है। तो अघोष वर्ण के अंतर्गत जो है डी वाला ऑप्शन छोटा सा जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। तो 28 का डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 28 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अकारांत कहते हैं। ये भी रूप भी चलता है, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? अंतिम जो पंचमा अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है वो आपको बताना है। तो वो नासिका से उच्चारण होते हैं। ए वाला विकल्प जो है 30 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि निम्न में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 31 में स्पर्श व्यंजन आपको बताना है। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प की बात करें उत्तर की, तो यहाँ पर बी वाला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। बी वाला ऑप्शन छाता छ जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगी, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 से। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? चलिए, कौन सा युग्म जो है अघोष ध्वनि है वो आपको प्रश्न नंबर 32 में बताना है। तो प और फ वाला जो वर्ण है ना, ये अघोष ध्वनि के अंतर्गत आएगा। तो 32 का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33, कछा वर्ण किसके युग से बना है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 33 का। चलिए, कछा वर्ण की बात कर रहा है, ऑप्शन की बात करें प्रश्न नंबर 33 में, तो ये वाला ही ऑप्शन क और मूर्धन्य शब्द के संयोग से कछा वर्ण का निर्माण होता है, इसीलिए तो इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। दो व्यंजनों के मेल से निर्माण होता है इसका। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्न में से कौन स्वर नहीं है? इसमें से कौन एक स्वर नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारा डी साफ साफ दिख रहा है कि ये स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा, ये व्यंजन के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। यह कह रहा है कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती है हिंदी भाषा में? प्रश्न नंबर 35 कह रहा है, ऑप्शन की बात करें तो स्वर ही है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 से।
प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, वो आपको प्रश्न नंबर 36 में बताना है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए उत्तर की बात करें तो बी वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। मूर्धन्या स जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं है, बाकी तीनों संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 है कि क ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर की अगर हम बात करें तो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत जाएगा। इसका उच्चारण भी तालव्य ध्वनि से ही होता है। तो चाकूचा, छाता सा, जहाज, जाना, जइया, ये सभी तालव्य ध्वनिया के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा सी वाला ऑप्शन हमारा 37 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 पर आते हैं। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, वही प्रश्न है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 37 प्रश्न में जो है ये भी कह रहा है कि कच्छ ध्वनि का उच्चारण स्थान हो गया है, तो तालु हो जाएगा, सी वाला विकल्प। आगे चलते हैं डायरेक्टली अगले प्रश्न पर 38 से। यह कह रहा है कि मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, वो आपको बताना है कि मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण इसमें से कौन है। तो टावर के अंतर्गत आएंगे, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डायरेक्टली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 से। कच्छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, वो आपको बताना है, तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है कि अघोष वर्ण कौन सा है, वो आपको प्रश्न नंबर 40 में बताना है। अघोष वर्ण की बात कर रहा है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पर। निम्नलिखित में से कौन अयोग वाहक है, वो आपको प्रश्न नंबर 41 में बताना है कि अयोग वाहक। तो अयोग वाहक के अंतर्गत विसर्ग अनुस्वार आते हैं, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 से। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पस स्वर के अंतर्गत आएंगे, वो आपको बताना है। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर आते हैं, वो आपको प्रश्न नंबर 42 में बताना है। तो आ जो है पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। चलिए 43 प्रश्न कह रहा है कि बाड़ा स ध्वनि का उच्चारण स्थान है, वो आपको प्रश्न नंबर 43 में बताना है। तो तालव्य ध्वनि जो है हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है 43 का हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 44, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 44 का। बहुत ही बारीकी अंतर है इन दोनों में, ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही होगा या बी, वो आपको प्रश्न नंबर 44 में से चुनना है। उत्तर की बात करें तो बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ये बिंदु होता है नीचे कामा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 से। हिंदी शब्दकोश में कच्छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, वो आपको बताना है। तो किस वर्ण के बाद कच्छ आता है, वो आपको प्रश्न नंबर 45 में बताना है। तो किसके बाद आता है, क के ही तो बात आता है। क और मूर्धनिया सब मिलते हैं तो क्या बनता है, कच्छ। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 चलते हैं कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, वो आपको बताना है। बी वाला ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, तो इया जो है नासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 47 है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, वो आपको बताना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट या प्रश्न कह सकते हैं कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है, अनुक्रम क्या है, वो आपको प्रश्न नंबर 47 में बताना है। सही क्रम की बात करें तो पहले होती है ध्वनि, ध्वनियों के मेल से जो है शब्द बनते हैं और शब्द से जो है पद बनते हैं और पद से जब कई पद मिलते हैं तो एक वाक्य का निर्माण होता है। तो किस ऑप्शन में सही है, तो डी वाला ऑप्शन में पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 48, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण इसमें से कौन सा है, वो आपको बताना है। 48 का ऑप्शन की बात करें तो पहला ही ऑप्शन जो है औ जो है कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होने वाला ये वर्ण है, तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए 49 प्रश्न, य किस वर्ण के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है अंत्यस्थ के अंतर्गत आते हैं, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, वो आपको बताना है। अल्प प्राण, और अल्प प्राण के लिए फंडा है कि पहला होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए और पांचवा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 50 का उत्तर की डायरेक्टली बात करें तो
बी वाला ऑप्शन हमारा इस रूल को फॉलो कर रहा है। क और ग जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 51 में। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे और उत्तर जो है हमारा 13 हो जाएगा। वैसे तो 11 होता है, लेकिन ऑप्शन में 13 दिया है तो हम सी के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 52। अनुशासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वो आपको प्रश्न नंबर 52 में बताना है। तो वर्ण के जो है अनुनासिक व्यंजन की बात कर रहा है, तो पंचमा अक्षर हो जाएंगे, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 53 की अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है, अ और अह क्या है, वो आपको प्रश्न नंबर 53 में बताना है। ये अंग होना चाहिए, ये बिंदी ऊपर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये दोनों अयोग वाहक के अंतर्गत आएंगे, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 54 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, स्वर इसमें से नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, ख स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा, ये व्यंजन है। प्रश्न नंबर 55 की चलते हैं, तो यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे का जो होठ होता है उसको काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 55 का। चलिए प्रश्न नंबर 55 के उत्तर की बात करें तो इसमें जो हमारा विकल्प सही होगा, क्योंकि प वर्ग के अंतर्गत तो यही आता है ना, बी वाला विकल्प हमारा ब सही हो जाएगा। चलिए 56 प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन कौन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 56 का रहा है। उत्तर की बात करें तो पहले कंठ होता है, फिर तालु आता है, वत्सर्ग, दंत और ओष्ठ आता है, तो ऐसे में क्रम यही है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, वो आपको इसमें से बताना है प्रश्न नंबर 57 का। उत्तर की बात करें तो ग ही नहीं आएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है कि तालव्य व्यंजन है, वो आपको प्रश्न नंबर 58 में बताना है कि तालव्य व्यंजन कौन है, तो पहला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तालु से ये उच्चारण होने वाले वर्ण है। 59 प्रश्न है कि निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है, वो आपको बताना है, यानी कंठ से उच्चारण होने वाला ध्वनि कौन है। पहला ही ऑप्शन ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 59 का। 60 है बड़ा सा मूर्धन्य सा छोटा सा कौन से व्यंजन हुए, तो ये जब जो है उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है कि हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार की होती हैं, हिंदी में जो है ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बना हुआ है, तो ये 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 62 प्रश्न पर, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, ये सभी उच्चारण किससे होते हैं, तो ये तालु से होते हैं। इचु यशाणाम तालु आप पढ़े होंगे, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 62 का। 63 है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, वो आपको इसमें से बताना है, घोष वर्ण। प्रश्न नंबर 63 का विकल्प की बात करें तो ए वाला ऑप्शन इसका ज जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 64 है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होता है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, तो जब अलग अलग आप किसी भी शब्द को दिखाएंगे तो उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको स्वर ही कहते हैं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 पर चलते हैं कि स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है, वो आपको बताना है, तो ए आई को जो है आप कंठ और तालु से उच्चारण करेंगे, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है कि निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, वो आपको प्रश्न नंबर 68 में बताना है, यानी ओठ से उच्चारण होने वाला वर्ण। उत्तर की बात करें तो ऊ छोटा मुंह जो है ये ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
69 प्रश्न है कि निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा इसमें से है, तो वह जो है दिख रहा है सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है कि कत्र किन वर्णों के संयोग से बना है, वो आपको बताना है। तो त और र और इन दोनों में आपको अंतर समझना है कि कौन से ऑप्शन के साथ आपको जाएंगे। तो बी वाला ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, डी वाला विकल्प बी वाला विकल्प जो है प्रश्न नंबर 70 का हमारा सही हो जाएगा। चलिए 71 प्रश्न अयोग वाहक कहलाता है, तो विसर्ग ही होगा इसमें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 के अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं होते हैं, तो जो पंचमा अक्षर होता है वर्ग का वही होते हैं, तो किस पर ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 73, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, इसमें से अल्प प्राण का रूल होता है पहला, तीसरा और पांचवा, किस ऑप्शन में है, देखिए ये वाला ऑप्शन है हमारा बी वाला ऑप्शन, ग जो है तीसरे नंबर पर आएगा तो अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न नंबर 74 की मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको प्रश्न नंबर 74 में बताना है। तो 2 ही प्रकार के होते हैं, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 74 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 75, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो किस स्वर के, तो प्लुप्त स्वर के अंतर्गत, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 की च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग के में आती है या किससे उच्चारण होती है, तो ये तालु से होती है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 की दीर्घ स्वर कौन है, इसमें से आपको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 77 का दीर्घ स्वर कौन है, वो आपको इसमें से बताना है। प्रश्न नंबर 77 का बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 की भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, सार्थक बता रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 78 का सार्थक जब बात करें तो शब्द के साथ जाइएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, शब्द। प्रश्न नंबर 79, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 79 का ऑप्शन की बात करें तो 4 होती हैं ह्रस्व स्वरों की संख्या, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 की प्लुप्त स्वर कौन सा है, प्लुप्त स्वर कौन सा है, वो आपको बताना है इसमें से, प्रश्न नंबर 80 का। तो प्लुप्त स्वर पहला है ऑप्शन में, क्योंकि 3 वर्ण जो होते हैं सबसे ज्यादा दीर्घ होता है वहीं, तो ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि स्वर किसका भेद है। चलिए स्वर जो है किसका भेद है वो आपको प्रश्न नंबर 81 में बताना है। तो स्वर जो है वर्ण का भेद होता है, एक व्यंजन और एक स्वर होते हैं, तो ऐसे में हम सी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो ये थे महत्वपूर्ण 81 प्रश्न जो कि हिंदी से रिलेटेड, वर्णमाला से रिलेटेड हम टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं आज के वीडियो में। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तो अब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए थैंक यू।